नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि बाबर ने अपनी 4 महत्वपूर्ण विजयों, प्रारंभिक विजयों, जब 111 साल की बुढ़िया ने उसके मन में भारत विजय की आकांक्षा को प्रबल किया, तब उसने प्रारंभिक 4 विजय, जिस समय वह अपने खुद के देश में निर्वासित जीवन जी रहा था, कभी वहां, हालांकि काबुल और कंधार पर उसका कब्जा था, लेकिन उसी दौरान उसने 4 विजय किया। हमारे भारत में बाजौर, भेरा, सियालकोट, दीपालपुर, लाहौर, इन 4 विजयों के बाद उसके मन में यह प्रबल धारणा जम गई कि अब मुझे भारत में स्थायी रूप से युद्ध करना है और यहीं पर रहना है। जी हाँ, वह जाता है, बार बार जीतने के बाद चला जाता है, क्योंकि उसके यहाँ कुछ उपद्रव थे, उसको शांत करना जरूरी था। कहने का मतलब वह एक तरफ एडवांस जा रहा था, निगाहें थी भारत में, भारत के वैभव पर, भारत के सुल्तान पर, भारत के गद्दारों पर, चंद गद्दारों के द्वारा न्योता दिए जाने पर बाबर समझ गया कि भारत जैसा विशाल देश में एकता उकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और उसी फूट का फायदा उठाना है। और उधर एक तरफ जाके अपने गृह नगर में वो विद्रोह को शांत करता था। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था दौलत खान लोधी, जहां दौलत खान लोधी की जो इच्छा थी कि हमको संपूर्ण पंजाब मिल जाए, लेकिन उसने थोड़ी सी चालबाजी करनी चाहिए थी बाबर के सैनिक विभाजन के माध्यम से। तो उसके बेटे दिलावर खान ने सब भांडा फोड़ दिया और इसका जो सुल्तानपुर और जालंधर था, उसमें से केवल जालंधर रहने दिया उसके पास में, सुल्तानपुर छीन कर दे दिया। किसको? दिलावर खान को। हमने इतना देखा था। बाबर फिर लौट जाता है अपने गृहनगर में। ज्यों ही लौटता है त्यों ही, ध्यान दीजिएगा, जो ये वीडियो नहीं देखा होगा, हो सकता हो दूसरा पार्ट समझ में न आए, तो मेरा आग्रह है कि देख लीजिएगा जरूर, और नहीं तो फिर आगे की बातें समझ में जरूर आएंगी। तो दिलावर खान बेटा था, क्योंकि यह भी पंजाब का गवर्नर बनना चाहता था। ज्यों ही बाबर जाता है लौट करके, तो पुत्र उसका यानी दिलावर खान डर जाता है कि लो, अब तो दौलत खान लोधी मुझे कुछ करेगा जरूर, और दौलत खान लोधी उस पर आक्रमण करता है, उसको हरा देता है, फिर उसकी बाद में मौत भी हो जाती है, उसका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं आता। यानी अपने बेटे को हरा देता है और मार भी देता है। हमने इतना तक पिछले अध्याय में देखा था। उसके बाद उसका ध्यान जाता है किसके? इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान की तरफ। यद्यपि साथियों दोनों ने मिलकर के प्लानिंग किया था बाबर को हराने का, लेकिन बाबर ने दीपालपुर आलम खान से छीना था, हरा दिया था। हाँ, नाम मात्र कर उसको शासक बना दिया था। ठीक है, तो दीपालपुर पर फिर इसने आक्रमण किया। किसने? दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी ने दीपालपुर पर आक्रमण किया और आलम खान को मार के भगा दिया। आलम खान माने इब्राहिम लोधी का चाचा। ठीक है, सब सगे रिश्तेदार थे इब्राहिम लोधी। साथियों, इब्राहिम लोधी उस समय हमारे भारत का सुल्तान था, मतलब दिल्ली का सुल्तान था। अलग अलग राजा महाराजा थे, लेकिन एक छत्र राज अभी इब्राहिम लोधी का था। हम लगभग सभी लोग जानते हैं पढ़ने वाले कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजे थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश में 3 राजा हुए: बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी अच्छा था, सिकंदर लोधी काफी अच्छा योद्धा साबित हुआ। उसने सबसे बड़ा काम किया था, आगरा शहर का निर्माण किया और उसको अपनी राजधानी बनाया। लेकिन इसका पुत्र जो था इब्राहिम लोधी, चूंकि ये अफगानी थे, सबसे बड़ी खासियत थी उसकी कि वह अपने ही अमीरों पर, अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं करता था। ध्यान दीजिएगा, बड़ा सम्राट बनने की अगर इच्छा है, साम्राज्य पर राज करने की इच्छा है, तो पहले तो मिलाना पड़ता है, लोगों को अपना बनाना पड़ता है, अशोक की तरह, अकबर की तरह। लेकिन ये अपने ही अमीरों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, अपने भाई पर विश्वास नहीं करता था, अपने पुराने वफादार जो सिकंदर लोधी के प्रति वफादार थे, उसके बाप के, उस पर भी विश्वास नहीं करता था। सब लोगों को, ज़्यादातर पुराने लोगों को जेल में बंद करके बहुत तड़पा तड़पा के मारता था। क्रोधी था, बिल्कुल सैवेज था, असभ्य था, जंगली टाइप था, बर्बरता पूर्वक उसको सबको मारता था। कुल मिला जुला के दिल्ली में उसको पसंद करने वाले बहुत कम लोग थे। उसने ग्वालियर नरेश विक्रमाजीत के ऊपर आक्रमण करवाया। ध्यान दीजिएगा, अब ये एक रफ, ग्वालियर माने मध्य प्रदेश, अब यहाँ का
एक राजा विक्रमाजीत था, वहां पर आक्रमण करके उनको हरा दिया, जबकि वही विक्रमाजीत राजा विक्रमाजीत ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सहायता किया था। तो अपनों को पहचानना इसके बस की बात नहीं थी। अगर उसने राणा सांगा को, राजस्थान का राणा संग्राम सिंह, इसके बारे में अगले बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, अगर ये राणा संग्राम सिंह से थोड़ी बहुत दोस्ती कर लिया था तो बाबर जैसे आक्रमणकारी की औकात नहीं थी कि यहां पर नजर उठा सके। लेकिन इतिहास कुछ और बनना था। कुल मिला जुला के इब्राहिम लोदी से सब लोग खफा थे। उसका भाई खफा था, उसका बेटा खफा था, उसका चाचा खफा था, उसके सारे लोग अपने भाई आजम खान को, या ये कहिए कि जौनपुर का शासक, यहाँ का शासक, दो शासक चल रहा था, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग नाम मिलता है इसके भाई का, ठीक। तो जौनपुर का शासक था, लेकिन यहाँ से भी पकड़ के गिरफ्तार कर लिया, उसको भी नज़रबंद कर दिया, जेल में कर दिया। तो कुल मिला जुलाकर परिवार के कोई भी सदस्य इब्राहिम लोदी से संतुष्ट नहीं था। इधर खौल रहा था कौन? राणा सांगा। यद्यपि घतौली के युद्ध में बुरी तरह इनको पराजित किया था। किसको? इब्राहिम लोदी को। हम बाद में पढ़ेंगे राणा संग्राम सिंह को। यहाँ भी नाराज कर दिए विक्रमाजीत को, लेकिन फिलहाल वो साथ दिए। इधर अपने भाई को नाराज करके डाल दिए जेल में। यहाँ पर पंजाब में हमने चर्चा किया ही था, दौलत खां लोदी, दिलावर खां, आलम खां की हम बात कर रहे थे अभी तक। तो दीपालपुर को फिर से छीन लिया किसने? दौलत खां लोदी ने, यानी बाबर के जाते ही। और यह दीपालपुर से भाग करके जाता है कहां? अफगानिस्तान में काबुल में चला जाता है। कौन? आलम खान। ध्यान दीजिएगा, आलम खान चला जाता है काबुल में, किससे मिलने? बाबर से, अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए। और कहता है कि मेरी सहायता करो। चूंकि मैंने पहली बार ही बताया था कि आलम खान की नज़र पंजाब नहीं था, ये दिल्ली था। दिल्ली का जो था, उसकी नज़र थी दिल्ली का। जो इब्राहिम लोदी है मेरा भतीजा, अगर वो मरता है तो राजा मैं बनूंगा। तो बाबर ने कहा बहुत अच्छी बात है। बाबर की ये सोच थी, ये बंदा चूंकि रहा है यहाँ पर, सबको जानता है, वह भेद बता सकता है, मुखियागिरी कर सकता है, मुखबिरी कर सकता है, कुल मिला जुला के इसको साथ में लेता हूँ। लेकिन बाबर ने स्पष्ट कर दिया कि पंजाब का क्षेत्र मेरा होगा, तुम्हें मैं दिल्ली दे दूंगा, लेकिन ये सारा पंजाब। उसको मूर्ख बनाया। उसने कहा चलो ठीक है। तो बाबर ने यहाँ से काबुल से भेजा, किसको? आलम खान को भेजा कि जाओ तुम लाहौर। ये लाहौर मतलब वो पाकिस्तान वाला पंजाब, ये चूंकि पंजाब एक ही था पहले, ये हमारा पंजाब, ये पाकिस्तान का पंजाब, लेकिन आज अब अलग हैं। तो ये भेजा कि लाहौर में जाओ, और उसके साथ कुछ दुर्ग रक्षकों को मैंने भेज दिया, कुछ सैनिकों को कि जाओ और सब तैयारी करो। लेकिन यहाँ पर आते आते जो दौलत खां लोदी था, उसने क्या काम किया? पकड़ लिया आलम खान को, और पकड़ने के बाद उसको समझौता किया कि क्या यार, विदेशियों को तुम बुला रहे हो, विदेशियों के सपोर्ट कर रहे हो, उनकी सहायता कर रहे हो, कुछ नहीं करेगा, मेरे हाथ से सब कुछ छीन लिया, तुमसे भी छीन लेगा। खूब पढ़ाया, माने कॉन्फिडेंस में लिया कि चलो हम दोनों मिलकर के बाबर की छोटी सेना को हराते हैं, मार के भगाते हैं, फिर अपने मन का राज करेंगे। तुम राजा बन जाना, मैं पंजाब का सूबेदार बन जाऊंगा। उसकी एक ही महत्वाकांक्षा थी, पंजाब का सूबेदार बनना। किसका? दौलत खान लोदी। ठीक है। तो आलम खान और ये दौलत खान लोदी फिर से मिल गए, दोनों मिल गए। तब इधर इब्राहिम लोदी को ये सूचना मिली, तो इब्राहिम लोदी ने एक छोटी सी सेना भेजी इधर लड़ने के लिए पंजाब में, और इन दोनों को हरा दिया। छोटा सा युद्ध हुआ था, हरा दिया, माने ये लोग थोड़ा डर गए। और जब इधर ये सब हो रहा था, ये दोनों में गठबंधन हुआ, इधर दिल्ली का इब्राहिम लोदी ने छोटी सेना भेज के इसको हराया, तब तक ये खाली हो चुका था। बाबर खाली हो चुका था। हालांकि कहा जाता है कि उसी समय राणा संग्राम सिंह, यानी यहाँ के राजा राणा सांगा का पत्र मिला कि बाबर आ जाओ, और यहाँ का बड़ा गंदा राजा, उसको हराओ, दिल्ली गद्दी के लिए नहीं, लेकिन हाँ इब्राहिम लोदी को हरा दो। राणा संग्राम सिंह का मन था कि अगर यह हार के, चूंकि यह चंगेज खान के वंशज, तैमूर लंग के वंशज आए और लूट के चले जाएंगे, तो हम दिल्ली के शासक बनेंगे। यद्यपि और भी इतिहासकारों से खंडन किया है कि राणा सांगा का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इन्होंने कोई लेटर दिया था, लेकिन हम मान के चलते हैं जैसा इतिहास से पढ़ाया जा रहा है कि चलिए राणा संग्राम ने भी एक पत्र दिया था। यहाँ थोड़ी सी
दूसरे इनके जो असंतुष्ट थे दिल्ली के इब्राहिम लोदी के, उन लोगों ने भी थोड़ा सा दिमाग लगाया और किसी तरह खबर पहुंचाया कि बाबर आ जाओ, हम लोग आपके साथ हैं। बाबर निकलता है। अब बाबर निकलता है तो यहाँ क्या हालत ख़राब होगी? सबसे पहले तो पंजाब आएगा, क्योंकि यहाँ से होकर इधर आएगा। आता है तो दौलत खान लोधी डर के मारे, आलम खान तो भाग जाता है, दौलत खान लोधी एक तो किले में छिप जाता है यहीं पर लाहौर में, और किले में छिप जाता है तो बाबर क्या काम करता है कि चारों तरफ से उस किले को घेरा डाल देता है और घेरा डाल करके पकड़ लेता है। पकड़ के कहता है कि जिन 2 तलवारों के बूते तुम मुझसे टक्कर लेने चले थे, वही 2 तलवारों को गर्दन में लपेट करके लाद करके मेरे सामने बेड़ियों में जकड़ कर इसको लाया जाए। और जब जकड़ कर लाया जाता है उसको, तो झुकने के लिए कहता है झुको झुको कदम चूमो, लेकिन थोड़ा आनाकानी करता है। तब तक तो 2 लोगों से कहता है कि पैर में रस्सी बांध कर खींच दो जिससे आगे मुंहबल गिर पड़े, और खींच दिया, गिर गया, माफी मांगा। लेकिन बाबर बार बार माफ करने वाला कहाँ था? और बाबर की शक्ति तो दोगुनी हो गई थी। क्यों? क्योंकि बदख्शां से, हमने याद करिए साथियों, बदख्शां पहले वीडियो में बताया था कि तजाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है बदख्शां। वहाँ का शासक था हुमायूं। हुमायूं भी आके अपने बाप से मिल गया था, तो दोनों की शक्ति मजबूत थोड़ी हो गई। कुछ सेना लेकर वो भी आ गया था, तो उन दोनों ने मिल करके दौलत खान लोधी को मार दिया। माने रास्ते में ही वो माफी भी मांगा, चल रहे थे, फिर से उसको एक भेरा के किले में कैद कर दिया। भेरा, वही भेरा जो हमने पढ़ा है, बाजौर भेरा, वहाँ के किले में कैद कर दिया। फिर रास्ते में कुछ दिन बाद वो मर गया, कहीं लेके जा रहे थे, मर गया। यानी दौलत खान लोधी का इतिहास यहाँ पर खत्म। अब उसके बाद आलम खां फिर भाग कर आया, माफी भी मांगा। आलम खान को तो मिला लिया बाबर। क्यों मिला लिया? क्योंकि उसका काम पड़ने वाला था पानीपत के युद्ध में, वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के जगह से परिचित होने के लिए। ठीक है, तो इधर इनका खत्म हुआ काम, दौलत खान लोधी का इधर। अब यहाँ पर सतलज नदी, जिसको भूगोल की जानकारी को सबको पता होगा कि 5 नदियाँ इधर से, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो सतलज नदी पार करके इधर ये पंजाब में पहुँचता है बाबर। पंजाब में पहुंचने के बाद ये हरियाणा और यहीं है पानीपत। लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन छोटे से स्तर में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहीं पर इसने क्या काम किया कि अपनी युद्ध रणनीति को बिल्कुल पूर्ण करने के लिए 700 बैलगाड़ियों को खरीदा। गांव में छोटे छोटे, किसी से 2, किसी से 4, किसी से 8, किसी से 10 बैलगाड़ी खरीदा। बड़े लंबे चौड़े बैलगाड़ी, उस समय बैलगाड़ी का जमाना था। बैलगाड़ी खरीदा और उसको अपनी युद्ध नीति का एक हिस्सा बनाया। कैसे? 700 बैलगाड़ियों को उसने एक लाइन में, रो में किया, एक लाइन में, और उसको गीले चमड़े के रस्से से बांध दिया, जिससे सामने वाले सेना अगर आते तो बजकर गिर जाए, नहीं क्रॉस कर पाए। हमारे लोग जान रहे हैं, इसलिए वो कूद कर निकल जाएंगे, चाहे कुदाकर घोड़े को निकल जाएंगे, लेकिन सामने वाले फंस जाएंगे। तो उसने क्या काम किया? 700 बैलगाड़ियों को लिया यहाँ से और आकर पानीपत में जम गया। पानीपत हरियाणा का एक जिला भी है, एक युद्ध मैदान भी है। और जहाँ तो अब इधर से दिल्ली, अब सोचिए दिल्ली यहीं पर, हरियाणा यहाँ पर, पानीपत यहाँ पर, तो खोल गया। इब्राहिम लोदी को लगा कि बस अब मौका आ गया है। इनके पास मात्र 10-12 हज़ार सेना थी। हालांकि इसके दोस्त एक अंग्रेज बोलता है कि मात्र 7-8 हज़ार थी, लेकिन नहीं, अगर देखा जाए सच्चाई के हिसाब से तो बाबर के पास कम से कम 20 से 25 हज़ार सेना होनी चाहिए थी। 25 हज़ार सेना। क्यों? क्योंकि दौलत खान लोधी को परास्त किया तो वहाँ से भी मिल गए काफ़ी सैनिक। दूसरी बात, इनके जो असंतुष्ट थे उन लोगों ने पहले ही जाकर के अपनी सेना दे दी, थोड़ी थोड़ी करके। कुल मिला जुला करके बाबर के पास 20 से 25 हज़ार सेना थी। उसको खबर मिल गई कि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना, माने 1 लाख सेना और 1000 हाथी, क्योंकि हमारा देश हाथियों का देश था। हाथी, जी हाँ। बाबर के सैनिक थोड़े घबरा रहे थे, हाथी का नाम सुनकर घबरा रहे थे कि 1000 हाथियों से कैसे बढ़ा जाएगा। बाबर ने कहा चिंता मत करो, हमारी युद्ध नीति और उनकी संख्या
दोनों देखना कौन पड़ेगा। तो बाबर के पास कला थी, बाबर ने खूब बढ़िया से सबको समझाया, लेक्चर दिया कि हम इतने दूर से आए हैं तो संख्या देखकर मत डरो, हमारी सेना ट्रेंड है, 8-10 युद्ध कर चुकी है और वहाँ के बारे में सुना गया है कि भीड़ भाड़ मिला करके कहीं 2000, कहीं 4000, कहीं से 3000, कहीं से भाड़े के सैनिक, कहीं से कुछ ले देकर 1 लाख बनाए हैं। माने जो अनट्रेंड हैं, जो बिल्कुल भी प्रशिक्षित नहीं है और कोई युद्ध की नीति नहीं है, सारे लोग असंतुष्ट हैं, सब लोग सोच रहे किसी तरह इब्राहिम लोदी हारे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मान लीजिए बाबर, इधर आ गई बाबर की सेना, इधर दाहिने तरफ यमुना नदी, यमुना नदी जिस प्रकार से, और ये बाबर यहां अपनी सेना खड़ी कर लेता है। बाबर ने प्लानिंग किया क्या, अब यहां पर ये जो बैलगाड़ी था ऐसे करके खड़ा किया, ध्यान दीजिए, कुछ बीच में गैप कर दिया, ऐसे बैलगाड़ी 700 बैलगाड़ी, कल्पना करिए अगर हमारे यहाँ से जाए तो अगर 5 फीट की भी एक बैलगाड़ी है चौड़ी, 5 फीट की भी, तो 7 × 5 = 3500 प्लस बीच बीच में गैप, माने 500 फीट या 5000 फीट या 6000 फीट, कुल मिला के 1 या 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर यहाँ से चौड़ाई अगर देखें केवल बैलगाड़ी लगी है, मुझे लगता है कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। पूरी बैलगाड़ी चमड़े की रस्सी से बंधी हुई है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी पद्धति कहलाती है जो हम लोग बोलते हैं तुलगुमा युद्ध नीति, बार बार पढ़ते हैं कि बाबर ने कौन सी युद्ध नीति से जीता था, पानीपत के तुलगुमा युद्ध नीति, और तोपों को सजाने की विधि कौन सी, उस्मानी विधि। ठीक है, देखते हैं ये। तो ये जो बाबर की सेना का जो पहला भाग था, माने बैलगाड़ी का, इसको हम सेना न कहें तो जो सेना का अग्रभाग होता है, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, हरावल। तो हरावल यहाँ पर लगी जाती थी, माने अग्रभाग हरावल। अब ऐसे बैलगाड़ी के पीछे आगे क्या था, आगे था करावल। करावल माने जो उनके स्काउट्स थे, जो उनके जासूस टाइप थे, ये लोग सूचना देते थे आगे इधर से इब्राहिम लोदी की सेना क्या कर रही है, कहाँ आ रही, किधर जा रही, कितने आगे बढ़ चुकी है, कितना हो चुका है, सब कुछ सजाया हुआ था। अब इधर बाबर की सेना, इब्राहिम लोदी की सेना आ रही थी। ध्यान दीजिएगा, इब्राहिम लोदी की सेना आ रही है। इब्राहिम लोदी की सेना में क्या है, बहुत हाथी, बड़े बड़े हाथी सब आगे बैठे हैं, पीछे घुड़सवार है और तीरंदाज हैं, और न कोई वहाँ पर तोप है, न कोई वहाँ पर बंदूक का बहुत ज़्यादा है। बंदूक वगैरह थोड़े बहुत थे, लेकिन तोपों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, भी तो बहुत हल्के लेवल के तोप थे। और बाबर ने क्या किया था, ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग बोलते हैं तुलगुमा युद्ध नीति, यही थी। ये करावल, ये हरावल, बैलगाड़ी, ये हरावल। हरावल माने सेना का अग्रभाग। अब यहाँ जो बैलगाड़ी था, इसके बीच बीच में कुछ गैप था, तो गैप में कुछ ऐसे स्थान बनाए थे जहां तोपची बैठ सके। गजब का प्लानिंग किया था बाबर ने। हम लोग फिल्मों में, बाहुबली वगैरह में देखते हैं कैसे युद्ध नीति था, कैसे किस प्रकार से मारते थे, लेकिन ये रियल का था। तो बैलगाड़ी के बीच में कुछ हर 2 बैलगाड़ी के बीच में कुछ ऐसे जगह थे जहां तोपची छिप सके, उसके पीछे तोप लगाए गए थे, और 200-250 मीटर पर, हर 200-250 मीटर पर कुछ बड़े गैप थे जिसमें घुड़सवार और तीरंदाज को छिपाया गया था। क्या गजब की प्लानिंग थी बाबर की, क्योंकि पता था उसको हमारी सेना कम है। ध्यान दीजिएगा, ये स्काउट्स, ये करावल थे और ये बैलगाड़ी थे, इधर हरावल थे, माने लगभग सेना का अग्रभाग, जहां पर तोपें थी, हर 2 तोपों के बीच में कुछ न कुछ सेना छिपाए थे। ठीक, और उसके बाद इधर जो मुख्य भाग था, यहां पर बाबर था, यहां पर बाबर था, जो सेना का असली अंग था बाबर लेकर। यहां पर दाहिने भाग में इधर हुमायूं लेके था, अपनी सेना हुमायूं लेके था। ठीक है, और भी बहुत से नाम है, कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, केवल उस्मानी विधि की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी सी तुलगुमा युद्ध नीति। और इधर जो तुलगुमा था, माने गजब का, यहां से आक्रमण करते थे डायरेक्ट ऐसे, और यहां तुलगुमा, यहां से डायरेक्ट ऐसे करते, 3 तरफ से आक्रमण। तो इन्होंने सोचा कि पहले आक्रमण नहीं करते हैं, पहले देखते हैं, पहले दुश्मन की खबर लेते हैं। तो ये बताते हैं, करावल वाले सेना बताते हैं कि एकदम नजदीक आ चुकी है, कैंप लगा चुका है, इब्राहिम लोदी बैठा है, वेट कर रहा है। ये सोच रहा है कि पहले ये हमला करे, ये सोच रहा है पहले ये हमला करे। तो 20 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 20 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1526 को रात में बाबर से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने 4-5 हजार सैनिकों को
यहाँ पर रात में धावा बोल दिया, मतलब बिल्कुल रात खत्म होने वाली थी, धावा बोल दिया कि हम देखते हो सकता है मामला पलट जाए। लेकिन इब्राहिम लोदी वहाँ पर मजबूत पड़े और इब्राहिम लोदी ने हरा दिया। मतलब भाग गई इनकी सेना, बाबर की सेना बड़ी तेजी से भगी। अब इब्राहिम लोदी को लगा कि बस बस बस, अरे 15-20 हज़ार होंगे, 5,000 को हमने हरा दिया लगभग, बस अब आक्रमण करते हैं। और बाबर को भी ये पता चल गया कि इनकी क्या औकात है। ठीक है, तो शुरू हो गया। इधर से हाथी आए, यहाँ इन्होंने क्या बनाया था, ट्रेंच बनाया था, खाई बनाई थी गजब का जी। आपने शायद अलाउद्दीन खिलजी फिल्म में देखा होगा खाई बनी थी कैसे। खाई बनाया था, 20-25 फीट गड्ढा था, गड्ढे में मिट्टी और पत्ते रखे हुए थे, वहाँ नुकीले नुकीले चीज़ रखे हुए थे। सबको पता है इस टाइप के ट्रेंच बनते हैं तो उसमें खतरनाक चीज़ें होती हैं। ज्यों ही हाथी आते गए, इधर से हाथी आए और गिरते गए और धंस के मरते गए। उनके घोड़े भी गिरते, घोड़े कम थे लेकिन फिर भी घुड़सवार सेना भी थी इनकी, सब गिरते गए। उसके बाद जो बचा कुचा था इन्होंने तोपों से हमला किया। तोप की इतनी ज़बरदस्त, दाहिने तरफ उस्ताद अली और इधर एक अली और मैंने नाम लिया था, नाम दिमाग में नहीं आ रहा है। दोनों अली जो थे उन्होंने, या ये कहिए कि बाबर के पानीपत विजय का मुख्य श्रेय उसी दो तोपचियों को जाता है। बार बार इतिहास में इनका जिक्र आता है, मुस्तफ़ा अली और उस्ताद अली। जी हाँ, तो एक लोग दाहिने तरफ से, एक लोग बाएं तरफ से अपनी तोप की सिस्टम को, उस्मानी विधि जो सजाए थे, है ना, तोप के बीच में सेना ऐसे करके, उस्मानी विधि उसको बोलते हैं। इन्होंने दागना शुरू किया। दागना जब शुरू किया तो हाथी भड़क गए, 1,000 हाथी भड़क गए। उनकी सेना में कोई ट्रेनिंग नहीं थी, बिल्कुल हाथियों के पीछे नॉर्मल सेना, जैसे महाभारत में पहले होता था। महाभारत में तो चक्रव्यूह भी था, पर इसमें कुछ नहीं, इधर से चक्रव्यूह बहुत बड़ी, इधर से कुछ नहीं। और जब भड़क गए हाथी तो अपने लोगों को कुचलना शुरू किया तो लोग भागना शुरू किए। और यहाँ पर फिर उसके बाद इधर से हमला, धुआंधार, यानी घुड़सवार तीर। अगर नॉर्मल तीर से हमला होता तब तो कितना भयानक होता, घुड़सवार तीर है तो सोचिए इधर से भी, ये बायां तुलगुमा, ये दायां तुलगुमा हमरा, तीनों तरफ से घिर गए और युद्ध होता रहा। उसके बाद से बहुत सी प्लानिंग है, बहुत सी नीतियां, बस उतना जान लीजिए, आप समझ जाइए कि तोपों को सजाने की विधि को उसको बोलते उस्मानी विधि, और ये जो तुलगुमा युद्ध नीति ये ऐसी थी। इन्होंने तीनों तरफ से घेर लिया। इब्राहिम लोदी के साथ ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत थे। ध्यान दीजिएगा साथियों, पेपर में भी आता है और जानकारी के लिए बता दूं कि जहां पर इस समय कब्र है इब्राहिम लोदी की, पानीपत में, वहीं पर कब्र है। वहीं बगल में विक्रमाजीत का बहुत बड़ा मूर्ति था। आज उसको अंग्रेजों ने 1866 में जब बनाया इस कब्र को, पानीपत के, मतलब इब्राहिम लोदी के, तो इब्राहिम लोदी का तो थोड़ा सा हटा दिया, कब्र को थोड़े दूर हटा दिया, क्योंकि वहाँ रोड बनना था, जीटी रोड बनना था, जीटी रोड बन गया, हटा दिया। लेकिन राजा विक्रमाजीत, जो राजपूत राजा विक्रमादित्य थे, जो यहाँ के ग्वालियर के, उनकी मूर्ति को तोड़ फोड़ दिया, खंडन कर दिया, कहीं नहीं है उसका कहीं। बल्कि पहले लोग जाते थे, दर्शन करने जाते थे एक वीर योद्धा का। तो यहीं पर घेर करके पहले तो मारे गए विक्रमाजीत, युद्ध किए, सैकड़ों हजारों को मारे उनकी सेना, उसके बाद मारे गए। और जब इब्राहिम लोदी बिल्कुल हार चुका था, उसकी सेना बोल रही कि भाग जाइए, मारे जाएंगे, लेकिन वो बोलता मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं मरूंगा। तो एक चीज तो था, दुर्योधन कैसा भी रहा हो, महाभारत का कितना बड़ा जड़ रहा हो, लेकिन योद्धा तो इतना बड़ा था कि भीम को भी षड्यंत्र का सहारा लेना पड़ा उसको मारने के लिए। ध्यान दीजिएगा, तो इब्राहिम लोदी मजबूत था, दिल दिमाग से मजबूत था, दिल से नहीं मजबूत था बट शरीर से मजबूत था। उसने कहा कि चलो हम युद्ध करेंगे, युद्ध में मारे जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं। और लास्ट में वो मारा गया, गर्दन कट गई उसकी, काट दिया गया। और गर्दन जब लाया गया काट करके बाबर के पास, तो बाबर ने कहा तेरी बहादुरी को सलाम करता हूं मैं, केवल इब्राहिम लोदी को और किसी को नहीं। और सबको कहा कि जाओ, जितने लोग हैं सबका गर्दन काट के लेके आओ। गर्दन काट के लाता और थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ध्यान दीजिएगा साथियों, 35 फीट ऊंची, 35 फीट बहुत होता है, 35 फीट ऊंची मुंडी की दीवार बनाता है, जिससे लोग डर जाएं कि बस भारत में एक बर्बर एक सेना नायक आ चुका है। 35 फीट की दीवार बनाया अफगानियों के सरों से और बिल्कुल डरा दिया सबको। फिर जीत हो गई वहां पर, पानीपत का युद्ध जीत गया।
5 घंटे 6 घंटे सिर्फ पानीपत का युद्ध चला था। 9 बजे सुबह चालू हुआ, 21 ध्यान दीजिएगा, ये 20 को हुआ था जब बाबर ने 5000 सेना को भेजा था और हार गई थी। लेकिन सुबह 21 अप्रैल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे याद करते भूल जाते, 21 अप्रैल को सुबह 1526 में लगभग 9 बजे शुरू होता है युद्ध और 5-6 घंटे युद्ध चलता, युद्ध समाप्त। इब्राहिम लोदी को मारा गया, सारे लोगों की मुंडी बनाई गई और बाबर जीत गया। वहीं से बाबर क्या भारत में रहने का अभियान प्रारंभ हो चुका था। अब उसने हुमायूं से कहा कि जाओ तुम आगरा पर भी चढ़ जाओ। आगरा माने यहाँ यूपी का आगरा, ये आगरा, अब ये दिल्ली पर कब्जा हो गया। उसने कहा कि आगरा, चूंकि आगरा लोदियों की राजधानी थी, जी हाँ, तो आगरा पर आया तो वहाँ पर भी कब्जा कर लिया और उसने अपने पिताजी को बुलाया कि आइए आप दिल्ली से, हे पिताजी बाबर आइए आगरा में आइए, देखिए आपको क्या मैं गिफ्ट देता हूँ। तो वो इब्राहिम लोदी दिल्ली से आगरा जाता है तो वहाँ पर हुमायूं ने बड़ा सत्कार किया, बड़े हीरे जवाहरात, लूटे हुए माल खूब तकादे दिया और वहीं पर जो इब्राहिम लोदी का महल था जिसमें वो रहता था उसको अपना महल बना लिया तोड़वा के। और इनकी माता, जो इब्राहिम लोदी की माता को एक तो वहीं पर एक प्रांत की मालगुजारी दे, प्रांत माने जिले की, एक जिले की मालगुजारी देकर के उसको एक रूम दे दिया रहने के लिए। यद्यपि कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की माँ ने जहर देकर बाबर को मारने का प्रयास किया था और लास्ट में जो बाबर मरता है कहा जाता है कि वो जहर से ही मरा था। ठीक, यद्यपि वहाँ पर इब्राहिम लोदी ने नरमी दिखाई थी बाबर ने कि सब कुछ सबको मार दिया गया। ध्यान दीजिएगा, बाबर ने सारे जितने रिश्तेदार नातेदार थे यानी परिवार के लोग इब्राहिम लोदी को सबको मार दिया और आज उनकी कब्र कहाँ है? दिल्ली में है। सबकी कब्र दिल्ली में, केवल इब्राहिम लोदी की पानीपत में है। वहाँ पर उसकी माँ को छोड़ दिया, पता नहीं उसके मन में क्या आया, माँ को छोड़ के आगरा में एक जिले की मालगुजारी दे दिया, रहने के लिए दे दिया। और उसी माँ ने, बिल्कुल ये सच्चाई भी है लेकिन कहा जाता है हुमायूं को बचाने के लिए अपने मरा, बट जहर देकर मारा था। किसको? बाबर को। ठीक है, तो आगरा पर भी कब्जा हो गया, दिल्ली पर भी कब्जा हो गया और इस तरह पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और वहां पर क्या दिया इसने, हाँ एक चीज भूल गया मैं, हुमायूं ने वहां पर कोहिनूर हीरा भेंट किया। किसको? पहली बार यहां पर। ठीक है, उसका जिक्र हम करेंगे, गोलकुंडा कैसे, रामचंद्र देव और क्या क्या, अभी नहीं। तो वहां पर हुमायूं ने सारी चीजों के साथ, जवाहरात के साथ, हीरे जवाहरात के साथ कोहिनूर हीरा भेंट किया। बाबर बड़ा प्रसन्न हुआ, बाबर खुश हो गया और उसने कहा कि ये बेटा तेरे सर में शोभा देता है, चल तुझे देता हूं। तो बाबर के हुमायूं के मुकुट में लगा दिया। तो वो कोहिनूर हीरा इस समय, वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ गया हम देखेंगे, लेकिन इस समय हुमायूं के मुकुट में था और वहीं पर कुछ दिन के लिए अपना रह गया। ठीक है, अब इसके बाद हुआ क्या कि फिर से लौट जाता है। जीतने के बाद उसने कहा था कि मैं बहुत इनाम दूंगा, तो जितने लोग सैनिक आए थे सबको मरमान खूब बांटा, इतना लूटा था आगरा और दिल्ली को, इतना कुछ पाया, दिल्ली के खजाने में इतना कुछ पाया, उसने अपने सैनिकों को बांटा। सोचिए, और यहाँ से जब यहाँ दिल्ली आया था सबसे बढ़िया काम उसने क्या किया था, दिल्ली से जब आगरा जा रहा था तो उसने जितने बड़े बड़े जो मुस्लिम जो संत थे उनकी दरगाह पर, उनकी कब्रगाह पर जाकर के वहाँ प्रार्थना उर्थना किया, जिससे लोगों का दिल जीत लिया, मन जीत लिया। सारे मुस्लिम जितने और बड़े बड़े नेता थे सबका मन जीत लिया। दूसरी बात, जितने तीर्थ यात्रा थे समरकंद के और बुखारा के और खुरासान के, इन सबको बहुत पैसा दिया उसने, खूब पैसा दिया, जितने तीर्थस्थल थे वहाँ पर। और काबुल, ध्यान दीजिएगा, काबुल साथियों, काबुल के प्रत्येक बच्चे को, निवासियों को, बूढ़ों को, औरतों को, लड़कियों को, माँ को, भाई को, सबको एक एक चांदी का सिक्का दिया। इतना सिक्का दिया, कल्पना करिए कितने काबुल में रहे होंगे, सबको एक एक सिक्का दिया, जिससे लोग मस्ती में उसको क्या बोलने लगे, कलंदर, कलंदर बोलने लगे। किसको? बाबर को। यहीं से कलंदर की उपाधि मिली। ठीक है, गाजी की उपाधि तो बाद में मिलती है, लेकिन कलंदर की उपाधि यहीं से मिलती है। तो और तो मेरे ख्याल से इसमें पानीपत में पढ़ने लायक कुछ नहीं है। अगर कुछ रहा तो हम दूसरे भाग में देखेंगे। क्या? दौलत खां लोधी समाप्त, आलम खां
बिल्कुल उसका पत्ता भी नहीं, मतलब खड़का कहाँ गया हो क्या हुआ उसका कुछ भी नहीं पता। इधर आया पानीपत के युद्ध में 2 चीज़ें अपनाया, क्या, तुलगुमा और उस्मानी, और हरा करके राजा विक्रमाजीत को भी हरा मारा। विक्रमाजीत का मूर्ति था वहाँ पानीपत में, उसको हटा दिया गया अंग्रेजों द्वारा 1866 में, जब नई कब्र बनी इसकी, इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ है इस समय, पानीपत में है। ये सारी चीज़ें रिलेट करते हैं किससे, पानीपत के युद्ध से। पानीपत का युद्ध अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा पढ़ने से कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर भी मैं उनको थोड़ा सा बताने के लिए ये सब किया, इनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है पानीपत के युद्ध के बारे में, ठीक है। इसके बाद अब लोगों की नींद जागी और राणा संग्राम सिंह के मन में हुआ, अरे ये तो यहीं पर रहने का विचार कर रहा है, यहीं पर रहने का विचार कर रहा है। तब धीरे धीरे अब प्लानिंग हुई, क्योंकि कुछ समझौता हुआ था राणा संग्राम का कि आपका अगर मैं साथ देता हूं तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो कैसे होगा मैं खानवा के युद्ध में बताऊंगा, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। आप लोग पता नहीं कमेंट क्यों नहीं करते हैं, लाइक डिसलाइक आपके ऊपर है, शेयर आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगता है करिए, सब्सक्राइब आपके ऊपर करिए, लेकिन थोड़ा कमेंट करके बताया करिए कैसा लगा कैसा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा तो बंद कर दूंगा भाई, मस्ती के लिए बनाता हूँ, और मज़ा नहीं आएगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है। नमस्कार।